So a very good evening to all of you. I welcome you all in today's session of 3-month certificate course on research methodology and biostatistics. The chairperson of today's session is Professor Shamsha Fiaz ma'am. She will be joining us soon. And the topic of today's session is basic pharmacology and toxicology. Our guest speaker for today is Mr. Gaurav Bilawal. He is presently working as pharmacologist in NI Jaipur. In the past, he has worked for renowned institutes like Institute of Biomedical and Industrial Research. He is R&D consultant at various pharma companies and he has published 7 patents and written 50 research papers, a proficient in his field. I now request Gaurav Bilawal sir to give his talk. Sir, please. गुड इवनिंग एवरीवन। मैम स्टार्ट करूं मैं या वेट करना है शमशा फियाज मैम का? हाँ जी सर। जी सर, जी। ओके, थैंक यू मैम। Good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir. Audible, sir. Myself, Gaurav Bilwal, pharmacologist in National Institute of Ayurveda. आज हमारा टॉपिक है बेसिक फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज. First, we will come from some basic terms. Like first terms is drugs. Drugs are the chemical and natural substance which is used to prevent, diagnose और treatment of disease. ड्रग्स एक ऐसे केमिकल, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक कंपोनेंट होते हैं या किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए यूज होते हैं. बेसिकली जो सोर्स ऑफ ड्रग क्या है? फर्स्ट हमारा प्लांट. बहुत सारे प्लांट है जो थेरापेटिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं. उन प्लांट के केमिकल कांस्टेंट होते हैं एल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, ऑयल, सेपोनिन, टेनिन्स, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारी डिजीज को ठीक करने के लिए. Second one is animal products like liver extract, एंटीसीरा और बहुत सारे ऐसे एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बहुत सारे डिजीज को ठीक करने में या प्रिवेंट करने में काम आते हैं. थर्ड वन इज माइक्रोब्स. माइक्रोब्स से बहुत सारी मेडिसिन बनती है, जैसे एंटीबायोटिक है. फॉर एग्जांपल फंजाई या बैक्टीरिया से पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन. डायस्टेस एंजाइम से फंगस से बनता है डायस्टेस एंजाइम. स्ट्रेप्टोकाइनेस बनता है स्ट्रेप्टोकोकाइस माइक्रोब से. तो माइक्रोब्स भी हमारे लिए इतने एसेंशियल है ड्रग के लिए. एनिमल सोर्स भी है, प्लांट भी है और सम सिंथेटिक प्रोडक्ट कैसे बनते हैं? केमिकल सिंथेसिस से. एक स्ट्रक्चर आता है प्लांट ओरिजिन से, उसको लैब में सिंथेसाइज करके और उसको डेवलप किया जाता है एज ए फार्मास्यूटिकल ड्रग सब्सटेंस. मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जैसे आयरन साल्ट हो गया, कैल्शियम सॉल्ट हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल अल्सर प्रोटेक्टिव एक्शन है. कैल्शियम आयरन साल्ट, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, ये सब हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो एसेंशियल होते हैं, जो कि मेडिसिनल एक्टिविटीज, थेरापेटिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं. बायोटेक्नोलॉजी से डेवलप हुए सब्सटेंस, पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी से, जैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन. ये जो सोर्स ऑफ ड्रग है प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, मिनरल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी सब्सटेंस और सिंथेटिक सब्सटेंस, ये सारे ड्रग की कैटेगरी. ड्रग क्या है? ड्रग ऐसे नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक केमिकल सब्सटेंस जो कि किसी डिजीज को प्रिवेंट करने में, डायग्नोस करने में, उसका ट्रीटमेंट करने में काम आते हैं. फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी ड्रग बायोलॉजिकल सिस्टम पे अपना क्या इफेक्ट कर रही है,
चाहे वो टॉक्सिक इफेक्ट हो चाहे वो थेरापेटिक इफेक्ट हो। तो कोई भी ड्रग सब्सटेंस किसी भी जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद में अपना एक्शन कैसे, क्यों और क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ये स्टडी आती है फार्माकोलॉजी स्टडी के अंदर। टॉक्सिकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है, कोई भी ड्रग, कोई भी केमिकल, नेचुरल सब्सटेंस बायोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर क्या हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है, ये स्टडी इनकॉर्पोरेट होती है टॉक्सिकोलॉजी स्टडी में। फार्माकोलॉजी स्टडी के अंदर बेसिकली फार्माकोलॉजी स्टडी को बेसिकली टू ब्रॉड फील्ड में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक, सेकंड वन इज फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? जब कोई भी केमिकल सब्सटेंस, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक ड्रग सब्सटेंस जब बॉडी के अंदर जाता है तो उसका एक स्पेसिफिक मूवमेंट होता है। जब आप कोई भी ओरल ड्रग लेते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, आप उसको ओरल लेंगे तो वो जीआई के अंदर जाएगी, डिसइंटीग्रेट होगी, डिसइंटीग्रेट के बाद में डिसोल्यूशन होगी, डिसोल्यूशन होने के बाद में उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन होगा। यानी ये है मूवमेंट। ड्रग क्या बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद में क्या मूवमेंट कर रही है, वो आता है फार्माकोलॉजी के एक डिवीजन में जिसे कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक। सेकंड वन इज फार्माकोडायनामिक्स। जब बॉडी एक सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद में वो फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल क्या चेंजेस कर रही है बॉडी में, क्या थेरापेटिक एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, क्या रिस्पॉन्स दे रही है, कौन कौन से रिसेप्टर से बाइंड हो रही है, तो ये सारी स्टडी इनकॉर्पोरेट होती है फार्माकोडायनामिक्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स का। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? आपने एक ओरल टैबलेट ली, एक टैबलेट लेने के बाद में क्या हो रहा है, वो सबसे पहले डिसइंटीग्रेट हो रही है। टैबलेट जब बनती है तो बनने के बाद में क्या होता है, उसके अंदर फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए कुछ एडिटिव डालते हैं, डिसइंटीग्रेशन के लिए कुछ एडिटिव डालते हैं, बाइंडिंग के लिए कुछ एडिटिव डालते हैं। तो वो एडिटिव क्या करते हैं, एडिटिव नॉन थेरापेटिक फार्माकोलॉजी सब्सटेंस होते हैं, इनकी कोई थेरापेटिक वैल्यू नहीं होती है, बस उनका एक ही रोल होता है उस फॉर्मुलेशन को डेवलप करने के लिए। यानी हमने कोई टैबलेट लिए, टैबलेट लेने के बाद में जीआई में गई और हमारे जो जीआई फ्लूइड है जो एसिडिक मीडियम के अंदर है उसके अंदर वो डिसइंटीग्रेट ही नहीं हुई है, डिसइंटीग्रेट देर से हुई। इसका मतलब वो बायोलॉजिकल, वो उसका एब्जॉर्प्शन भी डिले हो जाएगा, सारा जो उसका क्या बोलते हैं, हाँ, सारा जो उसका सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए जो एडिटिव, जो नॉन थेरापेटिक सब्सटेंस है, उनका रोल क्या है? उनका रोल इतना है कि उसको स्पेसिफिक टाइम में डिसइंटीग्रेट करें, डिसॉल्व करें। तो जो हम ओरल टैबलेट यदि कोई लेते हैं तो सबसे पहले वो जाने के बाद, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में क्या होता है, उसका डिसइंटीग्रेशन, यानी वो स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उसके बाद में सेकंड स्टेप कहाँ आता है, क्या आता है उसका? डिसोल्यूशन। वो उस गैस्ट्रिक मीडियम में, गैस्ट्रिक जूस के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होते हैं। वो डिसॉल्व होने के बाद में सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है उसका? एब्जॉर्प्शन। जो हमारा स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, ड्यूडेनम है, वहां उसके पास में स्मॉल ब्लड कैपिलरीज होती है। जीआई फ्लूइड से हमारा ड्रग डिफ्यूज होके जाता है किसमें? ब्लड सर्कुलेशन में। जो ये डिफ्यूजन है इससे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। जो डिफ्यूजन है, गौरव सर, हाँ हाँ मैम। आपकी स्लाइड चेंज नहीं हो रही है सर। मैम अभी मैं इस पे फार्माकोकाइनेटिक पे मैं बता रहा हूँ एक एक स्टेप, तो ओके ओके, हाँ। ठीक है। Okay, sir. No problem. No problem. Actually, I received the queries from the participant. Okay, sir. No problem, sir. Please proceed, sir. फर्स्ट हमारा था एब्जॉर्प्शन। जब हमारा ड्रग मॉलिक्यूल जो हमारे जीआई फ्लूइड के अंदर था या फिर एक इंटेस्टाइन में था या ड्यूडेनम में था, वो हमारा जो ब्लड कैपिलरीज होती है वहां पर साइट पे, उस मीडियम से, जीआई फ्लूइड से उस ब्लड सर्कुलेशन में जाने के लिए एक फेस होती है जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली 4 तरह से होता है ड्रग का। फर्स्ट है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन क्या है? ये एक ऐसा डिफ्यूजन है जिसके अंदर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल, जो केमिकल कंस्टेंट है, वो मूव करते हैं। जीआई फ्लूइड के अंदर उस सॉल्यूशन में हमारी ड्रग थी, हायर कंसंट्रेशन में थी, वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी
लोअर कंसेंट्रेशन, मतलब जहां लोअर कंसेंट्रेशन थी ड्रग की, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। सेकंड है फिल्ट्रेशन। जब हमारा पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है तो पोर से पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग वो डिफ्यूज होते हैं सॉल्वेंट से लेके, जीआई फ्लूइड से लेके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड कैपिलरीज में। थर्ड वन इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन एक ऐसा डिफ्यूजन है जिसके अंदर कुछ कैरियर्स होते हैं, कुछ प्रोटीन कैरियर्स होते हैं जो हमारी ड्रग को उस मीडियम से लेके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर उसको पास आउट कराते हैं। फोर्थ वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स जाते हैं, हमारे ड्रग केमिकल कांस्टेंट जाते हैं, जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये चार तरह के एक्टिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिल्टर डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन, ये चार तरह के बेसिक ट्रांसपोर्ट पैटर्न है जो कि एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से दूसरे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कराने के लिए ड्रग के लिए एसेंशियल है। फर्स्ट हमने जो ड्रग ली वो एब्जॉर्ब कैसे हुई, इन चार ट्रांसपोर्ट की ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प से। एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन मूवमेंट ऑफ द ड्रग। जब हमने कोई भी ओरल ड्रग ली तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के लिए उसके लिए क्या प्रॉपर्टी, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण एब्जॉर्प्शन ड्रग का इंक्रीज हो? फर्स्ट है एक्वस सॉल्युबिलिटी। कोई भी ड्रग अगर एक्वस सॉल्युबल है तो उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है जीआई फ्लूइड में। अगर वो एसिडिक मीडियम में है तो वो जीआई के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगी, और सॉल्युबल होके वो डिफ्यूज भी होगी। अगर सॉल्युबल हुई नहीं तो डिफ्यूजन भी कम हो जाता है। अगर लिपिड सॉल्युबल है तो उसका एब्जॉर्प्शन डिले होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, अगर हायर कंसंट्रेशन में सब्सटेंस है तो वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू दूसरे डिफ्यूजन में जाएगा, दूसरे लो कंसंट्रेशन ब्लड फ्लो में जाएगा। तो कंसंट्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए। एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्बिंग एरिया, जितना एब्जॉर्बिंग एरिया होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। बहुत सारी ऐसी ड्रग है जो लिपिड सॉल्युबल होती है और हमारे लिए एसेंशियल भी है। कोई भी ड्रग को अगर ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करना है तो उसके लिए इट शुड बी लिपिड सॉल्युबल, लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है, एक्वस सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो जब हम कोई भी ड्रग इनटेक करते हैं, ड्रग डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है कि वो एक्वस सॉल्युबल हो तो हमारी ड्रग ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी। लेकिन यदि वो एक्वस सॉल्युबल है तो हमारी ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगी। बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी स्टेप होती है जो कि केमिकल इंटरचेंज कहते हैं जिसको, जब कोई भी केमिकल एंटिटी ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी तो लीवर एंजाइम या दूसरे एंजाइम्स की हेल्प से वो उस पर केमिकल इंटरचेंज होता है। केमिकल इंटरचेंज क्या है? उसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे किसी की फिजिकल प्रॉपर्टी एक्वस सॉल्युबिलिटी है, वो कन्वर्ट हो जाती है लिपिड सॉल्युबल में, या फिर वो केमिकली इंटरचेंज होता है और अपना सेकेंडरी एक्शन प्रोड्यूस करता है। जैसे एक एग्जांपल है लीवाडोपा। लीवाडोपा एक एक्टिव केमिकल इंग्रेडिएंट है जो कि कॉच के अंदर, कपी कच्चू के अंदर प्रेजेंट होता है 11 से 14% के आसपास। वो कपी कच्चू जो है, वो लीवाडोपा जो है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि वो एक्वस सॉल्युबल होता है, यानी उसका एब्जॉर्प्शन एक्वस मीडियम के अंदर अच्छा होगा। उसके बाद में जैसे ही वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है वो एब्जॉर्ब होता है, लीवर एंजाइम उसको कन्वर्ट कर देता है डोपामिन में। और डोपामिन क्या है? डोपामिन बेसिकली लिपिड सॉल्युबल कंटेंट है, वो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। तो ये है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ द ड्रग ना। कोई भी ड्रग सिस्टमिक जीआई ट्रैक में आने के बाद में वो कैसे मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड सर्कुलेशन में आ रही है। सेकंड है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। जब ड्रग हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई वो पूरे होल बॉडी के अंदर मूवमेंट करती है,
वो कर रहा था डिस्ट्रीब्यूशन, वो प्लाज्मा प्रोटीन से भी बाइंड होगी, वेरियस ऑर्गन के साथ में भी बाइंड होगी, और केमिकल के साथ में जो वेरियस एंजाइम है उसके साथ में इंटरेक्ट करेगी। इंटरेक्ट करने के बाद में क्या होगा, उसका केमिकल इंटरचेंज होगा, और वो जिस साइड पे जाना है, जिस साइड पे उसको बाइंड होना है, वो बाइंड होगी। थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या है, मेटाबॉलिज्म में एक ऐसा मेटाबोलाइज यानी एंजाइमेटिक रिएक्शंस ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल एंजाइम्स, जिसमें हमारी ड्रग केमिकली इंटरचेंज होती है। और एक्सक्रीशन क्या है, एलिमिनेशन, यूरिन के थ्रू भी हो सकती है, फीकल मैटर के थ्रू भी हो सकती है, सलेवरी ग्लैंड के लिए भी हो सकती है, या फिर ये हमारे 4 स्टेप है फार्माकोकाइनेटिक के, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। सेकंड पार्ट है हमारा फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स क्या है, फार्माकोडायनामिक्स ऐसी स्टडी जब हमारी ड्रग एक सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई, वो डिस्ट्रीब्यूट हुई, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में वो क्या बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस कर रही है बॉडी के अंदर, और कौन से रिसेप्टर से बाउंड हो रही है अपना थेरापेटिक एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। कोई भी ड्रग थेरापेटिक एक्शन प्रोड्यूस कैसे करती है, उसके 4 प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट, सिमुलेशन। सिमुलेशन मींस कोई भी ड्रग गई बॉडी के अंदर, उसके बाद में उस स्पेसिफिक जो एक्टिव स्पेशलाइज सेल है उसको एनहांस कर दे। जैसे पिलोकार्पिन स्टिमुलेट करता है सिलिवरी ग्लैंड को, कार्डिक ग्लाइकोसाइड हार्ट रेट की पंपिंग को बढ़ाता है। तो ये क्या कर रहा है, एनहांस कर रहा है स्पेसिफिक स्पेशलाइज सेल को। सेकंड वन इज डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है, उस स्पेसिफिक स्पेशलाइज सेल की एक्टिविटी को कम करना। जैसे ओमिप्राजोल डिप्रेस करता है गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को, या बार्बिट्रेट्स करता है सीएनए को डिप्रेस। थर्ड वन इज इरिटेंट। इरिटेंट क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो कि इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो काउंटर रिस्पॉन्स, या कहेंगे जिससे जो जैसे एनेस्थेटिक्स हो गए, लोकल एनेस्थेटिक्स, वो नर्व इंपल्स को ब्लॉक कर देते हैं, या फिर हम कहते हैं पेन किलर, पेन किलर लगाने के बाद में हमें काउंटर इरिटेशन प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या हमारा पेन का सेंसेशन ब्लॉक हो जाता है। रिप्लेसमेंट, जिस केमिकल मीडिएट की बॉडी के अंदर कमी हुई है उस कमी को दूर करना। जैसे पार्किंसन में क्या है, डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का इंबैलेंस होता है, यानी डोपामिन की क्वांटिटी कम होती है, एसिटाइलकोलिन की बढ़ जाती है। तो लीवाडोपा क्या कर रहा है, लीवाडोपा डोपामिन की क्वांटिटी ब्रेन में बढ़ा रहा है, यानी डोपामिन जो कम हुआ है उसको रिप्लेस कर रहा है। इंसुलिन डायबिटीज, इंसुलिन क्वांटिटी कम हुई, उसको रिप्लेस कर रहा है इंसुलिन से। साइटोटॉक्सिक, ऐसे सब्सटेंस जो कि टॉक्सिन्स होते हैं और वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, मारते हैं, बिना होस्ट सेल को नुकसान पहुंचाए। जैसे एंटीबायोटिक्स हो गए, जैसे कैंसर सेल्स के लिए जो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स आते हैं, वो ऐसे एजेंट्स जो कैंसर सेल को मारते हैं बिना होस्ट सेल को नुकसान पहुंचाए। ये चारों एक्शन, सिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट और साइकोटॉक्सिक एक्शन, ये चारों जो एक्शन है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन की हेल्प से होता है, जैसे जिन्हें कहते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या है, रिसेप्टर प्रोटीन इन नेचर के होते हैं, जो कि कोई भी ड्रग उनसे बाइंड होती है तो अपना एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, यानी उसके अगेंस्ट एक्शन और उसके अकॉर्डिंग एक्शन एक प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड, ट्रांसपोर्टर्स। बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, सोडियम पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर हो गए। तो ये क्या करते हैं, आयंस को सेल के अंदर इसकी परमेबिलिटी बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है, सेल्स के अंदर अगर आयन जाएंगे, नेगेटिव आयन जाएंगे, पॉजिटिव आयन जाएंगे, जैसे कैल्शियम अंदर जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट बढ़ाएगा। तो इसे आयन का एक अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इफेक्ट के लिए और आयन बैलेंस के लिए। आयन चैनल, सोडियम पोटेशियम आयन चैनल और एंजाइम्स,
ये 4 तरह के रिसेप्टर को ट्रांसपोर्टर, आयन चैनल और एंजाइम्स, ये सारे ये चारों प्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं 4 तरह के प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन के लिए, सिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट और साइकोटॉक्सिक एक्शंस के लिए। अब ये फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोलॉजी स्टडी है, इनका स्कोप, इनका रोल क्या है? इनका रोल है सबसे पहले फर्स्ट, प्रूफ सेफ्टी एंड प्रिडिक्ट एंड एस्टेब्लिश साइंटिफिक एविडेंस रिगार्डिंग थेरापेटिक इफेक्ट, यानी हमारी ड्रग कितनी सेफ है। दूसरा, वो क्या एक्शन प्रोड्यूस कर रही है और कैसे एक्शन प्रोड्यूस कर रही है देखने के लिए। ये दोनों तरह के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेफ्टी और एफिकेसी यानी थेरापेटिक इफेक्ट देखने के लिए। उसके लिए कुछ इन विट्रो और इन विवो टेक्निक्स यूज की जाती है। इन विवो टेक्निक्स के अंदर आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं एनिमल्स, यानी हम जब कोई भी बायोलॉजिकल लिविंग बींग के ऊपर हमारा ड्रग की टेस्टिंग करते हैं, वो इंक्लूड होती है हमारी इन विवो टेक्निक पे। और जब हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी स्टडी में इन्वॉल्व नहीं होते, वो कहलाता है इन विट्रो। इन विट्रो मतलब लैब स्टडीज जिसके अंदर कोई लिविंग बींग इन्वॉल्व नहीं है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी हो गया, कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटीज है जो कि इन्फ्लामेशन के जो मेन प्रोटीन होते हैं साइटोकाइनिन, उनके इनहिबिशंस को देखते हुए की जाती है, जैसे वो हो गई। मसल सिलेक्शंस के लिए, इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इफेक्ट के लिए स्टडी देखने के लिए स्टडी जो होती है, जो बायोएसिस होते हैं, वो इन विट्रो के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं इन विवो स्टडी। इन विवो स्टडी टू प्रूव सेफ्टी एंड प्रिडिक्ट एंड एस्टेब्लिश साइंटिफिक एविडेंस रिगार्डिंग थेरापेटिक इफेक्ट। इन विवो स्टडीज में बेसिकली स्मॉल एनिमल कॉमनली यूज होते हैं। इन विवो स्टडीज के लिए कुछ गाइडलाइंस ड्राफ्टेड है। सबसे पहले सीपीसीएससीए। सीपीसीएससीए एक ऐसा सीपीसीएससीए ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि एनिमल एक्सपेरिमेंट के लिए एक आईएससी का कॉन्स्टिट्यूशन करता है। आईएससी होती है इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिकल कमेटी। जब कोई भी एनिमल एक्सपेरिमेंट होता है तो उससे पहले आईएससी इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिकल कमेटी की परमिशन लेनी पड़ती है। वो परमिशन लेने के बाद में एनिमल अलॉट होते हैं, और उसके सीपीसी ने एक गाइडलाइन ड्राफ्ट करके रखी है जिसके अंदर हमें एनिमल को कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसको अनेस्थाइज करना है, कैसे यूथनाइज करना है, या हमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज करने हैं, ये सीपीसी गाइडलाइन में स्टैब्लिश है। ओईसीडी सीसीआरएस, सीसीआरएस सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च सिद्धा। ओईसीडी एक इंटरनेशनल गाइडलाइन है जो कि टॉक्सिसिटी स्टडी, और सीसीआरएस ने भी एक इंटरनेशनल एक गाइडलाइन ड्राफ्ट करके रखी है जिसमें हर्बल ड्रग का कैसे हमें टॉक्सिसिटी इवेलुएट करनी है, कि कौन सी डोज सेफ है, कौन सी डोज तक हमें ड्रग को जाना है। देखिए, टॉक्सिक डोज और थेरापेटिक डोज में एक ही चीज का अंतर होता है, वो होता है डोज। मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस और थेरापेटिक सब्सटेंस, हर ड्रग टॉक्सिक भी होती है, हर ड्रग थेरापेटिक एफिकेसियस भी होती है। उसमें डिफरेंस किसमें है? डोज का। जो डोज डेरिवेशन होता है वो टॉक्सिसिटी स्टडी के अंदर, अकॉर्डिंग टू ओईसीडी, अकॉर्डिंग टू सीसीआरएस। कॉमन लेबोरेटरी एनिमल्स जिनके ऊपर ये टॉक्सिसिटी स्टडी की जाती है: रैट, माइस, रैबिट, हैमस्टर और गिनी पिग। कॉमनली एक्सपेरिमेंटल एनिमल अकॉर्डिंग टू शेड्यूल वाई ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। टॉक्सिसिटी स्टडी अकॉर्डिंग सीसीआरएस, अकॉर्डिंग ओईसीडी। तीनों में कुछ डिफरेंस है। कॉमन एनिमल यूज किया जाता है रैट और माइस, क्योंकि ये स्मॉल होते हैं, लो डोज इनके अंदर ड्रग की क्वांटिटी कम यूज की जाती है। अगर हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो रैट और माइस एक प्रेफरेबल एनिमल है जिसमें हम टॉक्सिसिटी स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल वाई ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें यदि शेड्यूल वाई के अकॉर्डिंग टॉक्सिक स्टडी करनी है तो एक रोडेंट, एक नॉन रोडेंट एनिमल स्पीसीज पे जाना है, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडी में। अगर हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, अगर हम बात करते हैं आई इरिटेशन टेस्ट की, अगर हम कोई ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बना रहे हैं तो उसके लिए हमें जाना होता है रैबिट में।
अगर हमें जाना होता है अगर एंटीस्टामिनिक एक्टिविटीज के अंदर, तो हमें जाना है हैमस्टर में, और हमें यदि जाना है डर्मल टॉक्सिसिटी में, तो हमें जाना है गिनी पिग के अंदर। तो सभी एनिमल का एक इंपॉर्टेंट रोल है, किसमें कौन सा एनिमल सुटेबल है टॉक्सिक स्टडी के लिए, वो प्री ड्राफ्टेड गाइडलाइन के अंदर। टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज फर्स्ट एक्यूट। एक्यूट टॉक्सिक स्टडी क्या है? सिंगल डे टॉक्सिक, मतलब सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन टॉक्सिक स्टडी। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक सिंगल डोज देते हैं और 14 डेज तक ऑब्जर्व करते हैं हमारी ड्रग के क्या एडवर्स रिएक्शन आ रहे हैं अब हाई डोज पे। जैसे अकॉर्डिंग टू ओईसीडी गाइडलाइन 423, ये डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, 420 है, 423 है, 425 है। ये डिफरेंट गाइडलाइंस हैं जो ओरल एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी के लिए बनी है, हमें हमारी ड्रग में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको देखने के लिए। 423 की बात करें, अकॉर्डिंग टू ओईसीडी गाइडलाइन 423, ईच ग्रुप 3 रैट, एक ग्रुप के अंदर 3 रैट लेने हैं। डोज स्लैब रहता है 5 mg पर केजी, 50 mg पर केजी, 300 mg पर केजी और 2000 mg पर केजी। ईच ग्रुप कंटेनिंग 3 रैट। ऑब्जर्वेशंस जो रहते हैं, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। एक्चुअली में एनिमल बहुत सेंसिटिव है, कोई भी डिजीज होती है सबसे पहले बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज आती है। जैसे हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल में क्या है, सबसे पहले हम पेशेंट से पूछते हैं, एनिमल पेशेंट के लिए तो एनिमल तो बोल नहीं सकता उन्हें क्या है, तो इनको फील करना पड़ता है कि क्या ये इनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेथार्जी, डायरिया, स्टूल की कंसिस्टेंसी बहुत डाइल्यूट हो जाती है, मोबिलिटी, स्किन, फर, म्यूकस सीक्रेशंस, ये सारे बिहेवियरल पैरामीटर्स हैं जो कि ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। फर्स्ट डे सिंगल डे डोज देनी है, एक ग्रुप को 300, एक ग्रुप को 50, 300, 5 mg पर केजी, 50 mg पर केजी, 300 mg पर केजी और 2000 mg पर केजी, अप टू 2000 mg पर केजी। टूथ गाइडलाइन में लिखा हुआ है अगर आपकी थेरापेटिक डोज 2000 mg पर केजी एनिमल से भी ज्यादा है तो आप 5000 10000 mg पर केजी पे भी जा सकते हो। जैसे बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी ह्यूमन डोज 20-20 30 ग्राम होती है, अब उनके लिए जस्टिफाइबल डोज 5000 और 10000 mg पर केजी इस गाइडलाइन में लिखा है, यदि आपके पास में जस्टिफिकेशन है कि आपकी थेरापेटिक डोज जो है वो एनिमल डोज 2000 mg पर केजी से ज्यादा होगी। सेकंड गाइडलाइन ओईसीडी की 425। 425 में क्या है? 425 में बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन सेम है, डोज इंटरवल सिंगल डोज 14 डेज ऑब्जर्वेशन सेम है, नंबर ऑफ एनिमल 5। ओईसीडी 423 में 3 थे, ओईसीडी 425 में 5 है। लेकिन जो एक्सक्यूज मी डोज एक्सक्यूज मी सर। यस मैम, सर आपकी अभी भी फर्स्ट स्लाइड ही चल रही है। फर्स्ट स्लाइड चल रही है मैम, टॉक्सिकोलॉजी स्टडी स्लाइड अभी दिख नहीं रहा। नहीं 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 सर। ओके मैम, एक मिनट। सर स्लाइड शो मोड में कर लीजिए, फिर आपको भी शो अप होगा जो भी आप। नहीं, स्लाइड शो मोड में, एक मिनट मैं चेक करता हूँ, एक मिनट। ओके चलो। अब मैम दिख रहा है? सर जी जी। तो हम थे ओरल एक्यूट टॉक्सिक स्टडी। ओरल एक्यूट टॉक्सिक स्टडी में क्या था? 14 डेज ऑब्जर्व करना है, सिंगल डे देना है। दो गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू ओईसीडी। ओईसीडी गाइडलाइन एक इंटरनेशनल गाइडलाइन है, 423, 425, 425 और 423। 423 में 3 एनिमल एज ग्रुप थे, 425 के अंदर 5 एनिमल एज ग्रुप में। अब 423 और 425 में डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ एनिमल का है, और सेकंड है डोज का। 423 में प्री ड्राफ्टेड डोज एक लिखी हुई है 5 mg, 50 mg, 300 mg और 2000 mg पर केजी, 2000 mg पर केजी। लेकिन 425 के अंदर
प्री ड्राफ्टेड डोज नहीं है, हमें हमारी एक हाइपोथेटिकल क्लिनिकल डोज को एनिमल डोज में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके बाद में असेंडिंग डोज के अंदर उसको यूज करना पड़ता है। सेकेंड, हम अप टू 2000 mg पर केजी। एक तीसरी एक और गाइडलाइन थी जो जो कि डिसकंटिन्यू हो गई, उसे कहते हैं 420। 420 गाइडलाइन में क्या था? नंबर ऑफ एनिमल 6 एंड डोज। हमें डोज जब तक बढ़ानी है जब तक कि हमें LD50 नहीं मिले। LD50 यानी लीथल डोज 50, यानी एक ऐसी डोज जिसके ऊपर 50% एनिमल की मोटिलिटी है। एक ऐसी डोज जिसमें हमें 50% की मोटिलिटी मिले। हमने 6 एनिमल लिए, अगर 3 एनिमल की मोटिलिटी आ गई मतलब वो हमारी डोज फिक्सेशन हो गया, फिर हम उसको 1/10 लेते थे एज ए थेरापेटिक डोज, जो कि सेफ डोज में कैलकुलेट होती थी। ये गाइडलाइन डिसकंटिन्यू हर्बल ड्रग्स के लिए इसलिए हुई क्योंकि हर्बल ड्रग्स के अंदर 5000, 10000, 15000 mg, 20000 mg पर केजी तक भी मोटिलिटी नहीं मिलती थी और उस अमाउंट ऑफ डोज का कोई थेरापेटिक सिग्निफिकेंस भी नहीं था। और हमारा ऑब्जेक्ट एक सेफ्टी देखना होता है, तो 10,000 mg पर केजी या 20,000 mg पर केजी जिसकी क्लिनिकल डोज ही आप 500 mg है और 10,000 mg, 15,000 mg पर केजी तक भी टॉक्सिस मतलब मोटिलिटी नहीं आ रही है, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है आगे क्लिनिकली, इसलिए उस चीज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। सेकेंड वन इज सब एक्यूट टॉक्सिक स्टडी। सब एक्यूट टॉक्सिक स्टडी क्या है? ये जब हम, ये तो हमारा था पहला ओरल एक्यूट टॉक्सिक स्टडी, सिंगल डोज टॉक्सिक स्टडी, यानी हम सिंगल डे एक ड्रग दे रहे हैं और उसको 14 डेज तक ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारा सेकंड क्या है? मल्टीपल डोज, रिपीटेड डोज टॉक्सिक स्टडी। हम एक रिपीटेड सर्कुलेशन में रिपीटेड फ्रीक्वेंसी के अंदर डोज दे रहे हैं 28 डेज तक, और 28 डेज तक डोज देने के बाद में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, हिमेटोलॉजिकल और बायोकेमिकल और हिस्टोपैथोलॉजिकल। एक्यूट टॉक्सिक स्टडी में हम क्या करते हैं? बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, हिमेटोलॉजी ऑब्जर्वेशन CBC एंड बायोकेमिकल LFT, RFT, लिपिड प्रोफाइल, जितने भी बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो हम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। सब एक्यूट के अंदर, एक्यूट टॉक्सिक स्टडी के अंदर हिस्टोपैथोलॉजी स्टडीज इनकॉर्पोरेट नहीं होती है। अगर कोई भी एनिमल की मोटिलिटी आती है तो हम सारे ऑर्गन आइसोलेट करके उसकी हिस्टोपैथोलॉजी, कॉज ऑफ डेथ को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कोई मोटिलिटी नहीं आई तो एक्यूट टॉक्सिक स्टडी के अंदर सैक्रिफाइस एनिमल को नहीं किया जाता। सब एक्यूट टॉक्सिक स्टडी 28 डेज टॉक्सिसिटी ओरल एक्यूट टॉक्सिक स्टडी है। 28 डेज तक हम मेडिसिन देते हैं रिपीटेड फ्रीक्वेंसी के अंदर, और बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन जो कि हमने एक्यूट टॉक्सिक स्टडी में किए थे उसके अकॉर्डिंग हिमेटोलॉजी एंड बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं। साथ में हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ वाइटल ऑर्गन सेक्रीफाइस करेंगे एंड ऑफ डे। सेक्रीफाइस करने के बाद में लीवर, किडनी, स्प्लीन, ब्रेन, हार्ट सभी वाइटल ऑर्गन को आइसोलेट करके और उसकी हिस्टोपैथोलॉजी एनालिसिस, और बॉडी के अंदर ड्रग ने जब 28 डेज तक हमने रिपीटेड दी तो लीवर के अंदर क्या चेंजेस किया, सेल्स के अंदर, किडनी में क्या चेंजेस किया और वाइटल ऑर्गन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो हम माइक्रोस्कोपी की हेल्प से स्लाइड के अंदर देखते हैं। इसके अंदर अकॉर्डिंग टू OECD गाइडलाइन 407 और CCRS गाइडलाइन दोनों ही सिमिलर है। इसके अंदर हमें मिनिमम 10 रैट्स लेने ईच ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप नेगेटिव, एक ग्रुप के अंदर 10 रैट और 5 मेल एंड 5 फीमेल। एक्यूट टॉक्सिक स्टडी के अंदर प्रिफरेबली लिखा हुआ है गाइडलाइन में कि हमें फीमेल्स लेनी है, प्रिफरेबली फीमेल्स। सब एक्यूट के अंदर 5 मेल और 5 फीमेल। फर्स्ट ग्रुप इसके अंदर नेगेटिव कंट्रोल। सेकेंड ग्रुप थेरापेटिक डोज, जो हमारी हाइपोथेटिकल थेरापेटिक डोज है उसको एनिमल डोज में कन्वर्ट करने का एक ह्यूमन टू एनिमल डोज कन्वर्जन का एक पैटर्न है। जैसे अगर रेट की बात करें तो रेट का फॉर्मूला है 0.018 इंटू एडल्ट डोज इंटू 5। तो ये फॉर्मूला क्या है? हमें एक ह्यूमन टू हाइपोथेटिकल ह्यूमन डोज टू एनिमल डोज कन्वर्जन के लिए बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपकी कोई मेडिसिन है उसकी
1000 mg ह्यूमन डोज है। अगर उसको एनिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 0.018 इंटू एडल्ट डोज इंटू 5 करते हैं तो 90 mg पर केजी एनिमल डोज आती है। तो जो हमारी हाइपोथेटिकली ह्यूमन डोज है उसको एनिमल डोज कन्वर्ट करने के बाद में जो डोज आती है वो होती है ग्रुप सेकंड के अंदर, ग्रुप थर्ड के अंदर उसके 5x और ग्रुप फोर्थ के अंदर उसकी 10x। यानी हमें सब एक्यूट टॉक्सिक स्टडी में मैक्सिमम डोज 10x तक हमें जाना होता है। फर्स्ट ग्रुप नेगेटिव कंट्रोल, ईच ग्रुप कंटेनिंग 10 rats और 10 mice, 5 male and 5 female। क्रोनिक टॉक्सिक स्टडी, 90 डेज टॉक्सिसिटी स्टडी। एक्चुअली हमारी जो हर्बल फॉर्मुलेशन है वो रिपीटेड फ्रीक्वेंसी में जाती है। ओरल एक्यूट टॉक्सिक स्टडी में तो क्या था, हमने एक सिंगल डोज और सिंगल डे देख के और हमने 14 डेज तक ऑब्जर्व किया था कि मैक्सिमम डोज के अंदर ड्रग क्या थेरापेटिक रिस्पॉन्स शो कर रही है या फिर ड्रग क्या एडवर्स रिएक्शन शो कर रही है। रिपीट डोज 407 के अंदर या सीसीआरएस सब एक्यूट टॉक्सिक स्टडी के अंदर हमने देखा कि हम अगर 28 डेज तक रिपीटेड फ्रीक्वेंसी में देंगे तो ये क्या एडवर्स रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी। थर्ड वन इज क्रोनिक टॉक्सिक स्टडी, जो हमने 90 डेज तक हमने हमारी ड्रग दी और ड्रग देने के बाद में उसके अंदर क्या थेरापेटिक क्या टॉक्सिक रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज आ रही है, क्या बायोकेमिकल चेंजेस आ रहे हैं, क्या सीबीसी में चेंजेस आ रहे हैं, और एंड ऑफ डे एट 90th ऑफ डे ऑर्गन के अंदर, वाइटल ऑर्गन के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम ऑब्जर्व करते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि ड्रग ने सिंगल डोज में, मल्टीपल डोज में या फिर 90 डेज की क्रोनिक 90 डेज की ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डोज के अंदर उसने क्या क्या चेंजेस किए। अकॉर्डिंग टू ओईसीडी गाइडलाइन 452 और सीसीआरएस गाइडलाइन दोनों के अंदर ही नंबर ऑफ एनिमल 10, 5 मेल 5 फीमेल और ग्रुपिंग नेगेटिव कंट्रोल मतलब नेगेटिव कंट्रोल एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हम केवल प्लेसिबो देते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस देते हैं जो कि सिमिलर हो थेरापेटिक्स एक्टिव सब्सटेंस के हमारे टेस्ट सैंपल के। Sir, हेलो please, your slides are like it's not moving. So please put in slideshow mode. मैम अभी टॉक्सिकोलॉजी का चैप्टर चल रहा है ना, तो उसमें क्रोनिक टॉक्सिसिटी बता रहा था मैं। अभी ये मैम स्लाइड मूवमेंट दिख रहा है। मैं स्लाइड मूव कर रहा हूँ तो No, sir, no. एक ही स्लाइड दिख रहा है सर, फर्स्ट स्लाइड एफिकेसी स्टडी करके Slide number एक ही 9. स्लाइड टॉक्सिकोलॉजी और स्टडी स्लाइड शो मोड में नहीं है ये। मैम। अब टॉक्सिकोलॉजी स्टडी है मैम, टॉक्सिकोलॉजी हाँ अभी आया टॉक्सिकोलॉजी पे। स्लाइड शो पे रख देंगे तो फिर वो इजी हो जाएगा। ओके मैम। यस मैम, ये क्रोनिक टॉक्सिक स्टडी 90 डेज टॉक्सिसिटी स्टडी, जिसमें क्या है मैम 90 डेज तक हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं हमारे टेस्ट सैंपल, ईच ग्रुप कंटेनिंग 10 rats, 5 मेल एंड 5 फीमेल। ये गाइडलाइन सीसीआरएस ने भी ड्राफ्ट की है और ओईसीडी ने भी 452 नंबर से ड्राफ्टेड है। ऑब्जर्वेशंस रहते हैं 90 डेज तक, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस, पीरियडिकली हेमाटोलॉजी एंड बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस। बायोकेमिकल में वही एलएफटी, आरएफटी, लिपिड प्रोफाइल, सारे जितने बायोकेमिकल पैरामीटर्स हैं इनकॉर्पोरेट होते हैं। एंड ऑफ डे, एंड ऑफ ट्रायल, वाइटल ऑर्गन को सैक्रिफाइस, रेट को सैक्रिफाइस, सभी एनिमल्स को। और जो हमारा नेगेटिव कंट्रोल ग्रुप था, वो नेगेटिव कंट्रोल ग्रुप हमने उसमें एक हमने इनर्ट सब्सटेंस, नॉन फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस हम यूज करते हैं। अगर हमारी ड्रग वाटर में सॉल्युबल होती है तो नेगेटिव कंट्रोल एज ए वाटर होता है। यदि हमारी ड्रग क्रूड पाउडर होता है तो क्रूड पाउडर वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, या तो ऊपर फ्लोट करेगा
या नीचे वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं एक नॉन फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस जैसे कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज CMC, अगर हमारा पाउडर मेटल है DMSO या ट्विन 80, अगर कोई भस्म प्रोडक्ट है तो हम DMSO यूज करते हैं, और यदि हमारा ऑयल सब्सटेंस है तो हम ट्विन 80 यूज करते हैं ताकि वो उस सॉल्वेंट के अंदर मिसिबल हो जाए। और वो जो सॉल्वेंट है वो एज ए नेगेटिव कंट्रोल हम यूज करते हैं। क्यों? ये देखने के लिए, एक तो सेम फिजिकल स्ट्रेस, अगर नेगेटिव कंट्रोल को हम डोज नहीं देंगे तो हम जो टेस्ट सैंपल को जब डोज देते हैं तो एनिमल को फिजिकल स्ट्रेस होता है। एनिमल बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनके पास जाते हैं, उनको पकड़ते हैं तो फिजिकल स्ट्रेस होता है। फिजिकल स्ट्रेस से उसके बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। तो उस बायोकेमिकल चेंजेस और जो चेंजेस हो रहे हैं, जो बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, उनको निग्लिफाई करने के लिए, उनको बेसलाइन करने के लिए हम नेगेटिव कंट्रोल ग्रुप यूज करते हैं। और जो सॉल्वेंट हमने ड्रग सॉल्यूशन प्रिपरेशन बनाने के लिए यूज किया है, वो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं एज ए नेगेटिव कंट्रोल। ये था हमारा ओरल एक्यूट टॉक्सिक स्टडी। अब है हमारा एफिकेसी। फर्स्ट हमारे 2 ऑब्जेक्ट थे, प्रूव सेफ्टी, सेकंड प्रिडिक्ट एंड एस्टेब्लिश साइंटिफिक एविडेंस रिगार्डिंग थेरेपेटिक इफेक्ट। हमने सेफ्टी तो प्रूव कर दी अकॉर्डिंग टू OECD गाइडलाइन, CCRS गाइडलाइन और ड्रग एंड कॉस्मेटिक शेड्यूल Y गाइडलाइन से। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है, हमारी कोई भी ड्रग है सेफ है लेकिन वो एफिकेसियस भी होनी चाहिए। अब एफिकेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ एक एनिमल्स मॉडल्स होते हैं, इन विवो स्टडीज में कुछ एक एनिमल मॉडल्स होते हैं। जैसे हर डिजीज के लिए एक प्री ड्राफ्टेड एक वैलिडेट और कैलिब्रेट मॉडल अवेलेबल है। अगर हम बात करें एनाल्जेसिक की, एनाल्जेसिक एक ऐसे सब्सटेंस जो कि पेन को रिलीव करते हैं, पेन को कम करते हैं। अगर हमें सबसे पहले कोई भी एनिमल मॉडल के अंदर सबसे पहले हमें डिजीज इंड्यूस करनी पड़ती है। अब पेन को इंड्यूस करने के लिए बेसिकली 3 मेथड हैं। सबसे पहला केमिकल, फिजिकल, सेकंड और थर्मल। बात करूं मैं थर्मल की, थर्मल मतलब पेन, थर्मल मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या है, सबसे पहले एक हॉट प्लेट एक मॉडल है, इसमें प्रेफरेबली एनिमल यूज किया जाता है माइस। माइस हमारा उसका वेट सबसे कम होता है, उसका एडवांटेज। डोज जो है कम वेट होने के कारण बहुत कम जाती है, तो टेस्ट सैंपल का यूज भी बहुत कम होता है। कॉस्ट बहुत चीप होती है, इसलिए इसके अंदर प्रेफर माइस को किया जाता है। अगर हम इसके अंदर रैट को यूज करेंगे तो क्या है, रैट अगर हॉट प्लेट पे रखेंगे तो वेट रैट का ज्यादा होता है, उसको जंपिंग में प्रॉब्लम आएगी, उसके पास आ जाएंगे। तो हॉट प्लेट मॉडल के लिए प्रेफरेबली एनिमल होता है माइस। इसमें क्या करते हैं, 55 डिग्री 55 डिग्री सेंटीग्रेड एक हॉट प्लेट का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उसके ऊपर माइस को प्लेस करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर सेंसेशन माइस को होगा, वो या तो जंप करेगा या अपने पाँव को लिक करेगा। वो लिकिंग और जंपिंग रिस्पॉन्स जो है वो टाइम में नोट करते हैं। फर्स्ट ग्रुप हमारा होता है ईच ग्रुप कंटेनिंग 6 रेड, क्योंकि स्टैटिकल एनालिसिस के लिए हमें चाहिए होता है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में ड्रग जा रही है तो हर एनिमल के लिए अलग अलग थेरापेटिक रिस्पॉन्स आएगा, अलग अलग बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा। वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को स्टैटिकली जस्टिफाई करने के लिए नंबर ऑफ एनिमल मिनिमम 5 और 6 होने चाहिए। तो हमने ग्रुप डिजाइन किया। फर्स्ट ग्रुप नेगेटिव कंट्रोल, जिसको हमने कुछ नहीं दिया, जिसको हमने वो सॉल्वेंट दिया जिसमें हमारी ड्रग को डिसॉल्व किया। सेकेंड ग्रुप हमारा टेस्ट ग्रुप, जिसको हमने टेस्ट सैंपल दिया। थर्ड वन हमारा है स्टैंडर्ड ग्रुप, यानी स्टैंडर्ड ग्रुप क्या है, मार्केट में जो एस्टेब्लिश ड्रग है उसके कंपैरिजन में हमारी ड्रग क्या थेरापेटिक रिस्पॉन्स शो कर रही है, कितना थेरापेटिक, हाउ मच अमाउंट, हाँ कितना अमाउंट हमारी ड्रग का थेरापेटिक रिस्पॉन्स शो कर रहा है इन कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ड्रग। तो सर हमने 3 स्लाइड हुई है, है मैम, स्लाइड चेंज की, एफिकेसी की नहीं चल रही है सर, एफिकेसी नहीं चल रही है, टॉक्सिकोलॉजी चल रही है अभी भी। पता नहीं क्यों इशू आ रहा है बार बार, मैं इसको
सर मैं इसको ऊपर स्लाइड मोड में करता हूँ, तो स्लाइड शो में करता हूँ, तो अच्छा, अब आ रही है एफिकेसी स्टडी मैम? आगे बढ़ गया। एफिकेसी स्टडी नहीं बता रहा मैम अब? नहीं, ये बता रहा है मसल्स रिलैक्सेंट डायूरेटिक वो वाली नहीं मैम, स्लाइड। ये तो रोटारोटी अलग आ गया। हाँ आ गया सर एफिकेसी स्टडी। अब आ रहा है मैम एफिकेसी? जी सर जी जी। हाँ, एफिकेसी स्टडी कहाँ था? एनाल्जेसिक पे। एनाल्जेसिक में 3 मॉडल्स होते हैं, मतलब बेसिकली 3 तरह से किया जाता है पेन इंड्यूस करने का पैटर्न। कोई भी एनिमल एक्सपेरिमेंट की एफिकेसी देखनी है, सेफ्टी देखनी है, सेफ्टी के लिए गाइडलाइन पहले से ड्राफ्टेड है अकॉर्डिंग टू ओईसीडी, सीसीआरएस, शेड्यूल वाई। बेसिकली 3 तरह की गाइडलाइन है, अक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक, डर्मल टॉक्सिसिटी। जितने भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उन सबकी एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस ड्राफ्टेड है। मैंने आपको बताया ओरल के लिए, क्योंकि बेसिकली ओरल मेडिसिन हमारे यहाँ हर्बल ड्रग में यूज होती है। तो आप अक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक 14 डेज, 28 डेज और 90 डेज की ऑब्जर्वेशन सेम है, बस वो क्या ड्यूरेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं एफिकेसी पे। एफिकेसी के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल है हर डिजीज के लिए। हमें हमारी ड्रग का क्या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या थेरेपेटिक रिस्पॉन्स आ रहा है, कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है, कि कौन से पेन में हमारी ड्रग काम करेगी। तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं एनाल्जेसिक के अंदर। तो एनाल्जेसिक के तीन तीन टाइप ऑफ मॉडल्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट, थर्मल पेन, फिजिकल पेन, केमिकल पेन। जो थर्मल पेन है उसके अंदर हम टेम्परेचर इन्वॉल्व करते हैं, जैसे हॉट प्लेट। हॉट प्लेट के ऊपर एक माइस को रखते हैं। अब टेम्परेचर लगेगा तो क्या होगा, पेन होगा तो क्या होगा, वो रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स मतलब या तो पा को लिक करेगा या जंप करेगा। वो जंपिंग और जो पा लिकिंग रिस्पॉन्स है वो नोट करते हैं एस, और कंपेयर करते हैं स्टैटिकली नेगेटिव कंट्रोल से और स्टैंडर्ड से, कि हमारी ड्रग ने कितना रिस्पॉन्स दिया है। सेकंड, टेल क्लिप मेथड। टेल क्लिप मेथड का एक फिजिकल पेन, हमने टेल पे क्लिप लगा दी। अब क्लिप लगाने के बाद क्या होगा, पेन होगा। पेन होने से क्या होगा, वो अपना रिस्पॉन्स देगा, या तो क्लिप हटाने की कोशिश करेगा या फिर वो टेल को लिक करेगा। तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो हम नोट करेंगे और कंपेयर करेंगे एज ए स्टैंडर्ड और नेगेटिव कंट्रोल से। एसिटिक एसिड इंड्यूस पेन, ये एसिटिक एसिड इंड्यूस रिदिंग, ये केमिकल इंड्यूस पेन। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन देते हैं, उसके बाद में रिदिंग स्टार्ट होती है स्टोमक में उसके, यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आता है। तो इंटेंसिटी ऑफ रिदिंग हम कंपेयर करते हैं नेगेटिव से और स्टैंडर्ड से। ऐसे ही एंटीपायरेटिक, हमें एंटीपायरेटिक में क्या करना है, टेम्परेचर उसका इंक्रीज करना है, रेक्टल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। तो यीस्ट इंड्यूस पायरेक्सिया इन रैबिट एंड रैट। इसके लिए जो रैट और रैबिट सबसे एक एप्रोप्रिएट एनिमल है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं यीस्ट का। बॉडी टेम्परेचर जो है, रेक्टल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो जाता है 18 घंटे में, 18 आवर्स में। 18 आवर्स के बाद में हम उसका रेक्टल टेम्परेचर लेंगे। रेक्टल टेम्परेचर में हमारी मेडिसिन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारी ड्रग ने कितना काम किया, कितने हर हर आवर्स के अंदर, हर 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 ईच आवर्स हमें टेम्परेचर उसका लेना है, रेक्टल टेम्परेचर, और कंपेयर करना है स्टैंडर्ड से, जिसमें हमने यूज किया है पीसीएम। कि पीसीएम के कंपैरिजन में हमारी ड्रग कौन से हावर्स में कितना टेम्परेचर रिड्यूस कर रही है। एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी, केराजिन इंड्यूस पाइडिमा। ये जो मैडम मैं आपको ये जो आप लोगों को बता रहा हूँ, ये एक कॉमन एनिमल मॉडल्स हैं, जो कि बेसिकली ऐसे नहीं है। इनके अलावा भी जैसे हम बात करेंगे, हॉट मिल्क इंड्यूस पायरेक्सिया इन रैबिट भी होता है। कॉटन वूल इंड्यूस पाइडिमा, ईयर एडिमा इन रेड भी है। इनके अलावा बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन ये कॉमन मॉडल हैं जो स्टेब्लिश है और इनके ऊपर ज्यादा काम होता है। एंटी इंफ्लेमेटरी केराजिनिन इंड्यूस पाइडिमा, रेड के पाक के अंदर केराजिनिन को इंड्यूस कर देते हैं। केराजिनिन एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएट है जो कि इन्फ्लेमेशन इंड्यूस कर देता है। इन्फ्लेमेशन होने के बाद में क्या है, वॉल्यूम ऑफ पा, हमारी ड्रग देने के बाद में कितना पा का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ। ऐसे स्टैंडर्ड देने के बाद में, हमारी ड्रग देने के बाद में वो कैसे कंपेयर करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट और नेगेटिव कंट्रोल से। हिपेटोप्रोटेक्टिव, CCl4 CCl4 पीसीएम इंड्यूस हिपेटोटॉक्सिटी। ये दो कॉमनली मीडिएट है, केमिकल सब्सटेंस और ड्रग है, जो कि हिपेटोटॉक्सिटी इंड्यूस करने में काम आती है। हिपेटोटॉक्सिटी इंड्यूस की सबसे पहले हमने पीसीएम से, हमने 1000 mg पर केजी पीसीएम देते हैं 7 दिन के लिए।
उसका लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट होने के बाद में अगर उसका लेवल नॉर्मल लेवल से ऊपर जाता है, हमारी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। डोज फ्रीक्वेंसी 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, वो डिपेंड होती है किसके डिपेंडेंट होती है हम जो फॉर्मुलेशन ले रहे हैं उसके ऊपर। एक हाइपोथेटिकली हमारी ड्रग कितने दिन में काम करेगी उसके ऊपर। डोज हमारी आती है या तो हाइपोथेटिकली क्लिनिकल डोज, नहीं तो एक्यूट सब एक्यूट टॉक्सिक स्टडी के बाद में। पीसीएम से CCl4 से हेपेटोटॉक्सिसिटी इंड्यूस की, उसके बाद में मेडिसिन दी। मेडिसिन देने के बाद में ब्लड सैंपल नॉर्मली रेट्स का जो है वो ऑर्बिटल साइनस से या कार्डिक पंचर से या टेलवेन से, ये 3 कॉमनली मेथड है जो कि ब्लड सैंपल लिया जाता है। ब्लड सैंपल टेलवेन से अगर हमें सिर्फ बेसिकली 1 या 2 टेस्ट करने होते हैं तो कम क्वांटिटी के अंदर 0.1 0.2 0.5 ml तक हमें ब्लड सैंपल चाहिए होता है तो हम टेलवेन से जाते हैं। हमें 2 ml ब्लड सैंपल चाहिए, 1 ml 1 to 1.5 ml चाहिए तो हम कार्डिक पंचर ये ऑर्बिटल साइनस से जाते हैं। और यदि हमें 2.5 ml या 3 ml के आसपास हमें ब्लड चाहिए तो हमें कार्डिक पंचर से जाएंगे। तो एंड ऑफ डे हमने ब्लड सैंपल सेपरेट किया, ब्लड सैंपल आइसोलेट किया, लीवर टिश्यू आइसोलेट किया, लीवर की हिस्टोपैथोलॉजी एनालिसिस किया और लीवर के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, सेंट्रल वेन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, पोर्टल वेन के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो लीवर का जो एक नॉर्मल आर्किटेक्ट होता है उस आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव कंट्रोल, एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल। जो चेंजेस आ रहे हैं कि हमारे ड्रग ने पीसीएम ने जो टॉक्सिसिटी इंड्यूस की थी उस टॉक्सिसिटी को लीवर सेल को कितना रीजनरेट किया, वापस कितना रिपेयर किया, वो देखने के लिए। एंटी डायबिटिक स्टडी, एंटी डायबिटिक स्टडी में बेसिकली 2 केमिकल कांस्टेंट है, एलेक्सोन और स्ट्रेप्टोजोटोसिन। ये दोनों ही एजेंट्स जो हैं वो पेनक्रेटिक कार्सिनोमा में काम आते हैं। इनका बेसिकली मेन थेरापेटिक एक्शन पेनक्रेटिक कार्सिनोमा में ये क्या करता है, पेनक्रियाज में बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है और इससे बना एनिमल मॉडल ये बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करता है। मेन मोड ऑफ एक्शन इसका ये है। तो एंटी डायबिटिक स्टडी में क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रेप्टोजोटोसिन देंगे सिंगल डे, फर्स्ट डे। 3 दिन के बाद में उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल देखेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली एनिमल्स का ब्लड ग्लूकोज लेवल जब स्ट्रेप्टोजोटोसिन देते हैं तो 300 400 500 के आसपास जाता है। तब अगर 300 से अबव गया तो हम क्या करेंगे, हम इसको हमारी मेडिसिन देंगे। डोज फ्रीक्वेंसी, डोज वो डिपेंड करती है हमारे हाइपोथेसिस पे। ये देने के बाद में हमने 3 ग्रुप बनाए, नेगेटिव कंट्रोल, पॉजिटिव कंट्रोल और स्टैंडर्ड। जो टेस्ट सैंपल है, टेस्ट ग्रुप के हमारे यहाँ मल्टीपल डोज भी लेते हैं। मल्टीपल डोज क्यों लेते हैं, थेरापेटिक विंडो के लिए। बहुत सारी ऐसी स्टडीज होती है जिसमें हमें बताना पड़ता है कि हाँ कि लो डोज पे भी उतना ही काम कर रही है, इतना हाई डोज पे काम कर रही है, तो हमें हाई डोज देनी है। क्यों, लो डोज से हमारा काम चल जाएगा। या फिर हम अप टू कितने डोज तक जा सकते हैं जिससे हमें एक थेरापेटिक विंडो मिले कि लो डोज पे इतना काम कर रही है, मिड डोज पे इतना काम कर रही है, हाई डोज पे इतना काम कर रही है। तो एक थेरापेटिक ग्राफ के अचीवमेंट के लिए इसमें क्या करते हैं, एंड ऑफ ट्रायल ब्लड ग्लूकोज लेवल और हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ पेनक्रियास, ये देखने के लिए कि बीटा सेल जो स्ट्रेप्टोजोटोसिन और एलेक्सोन ने डिस्ट्रॉय की थी वो दोबारा से कितनी रिपेयर हुई। हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव स्टडी, एंटी हाइपरटेंसिव स्टडीज के अंदर कुछ एक एनिमल मॉडल्स हैं जैसे कैडमियम क्लोराइड है, फ्रुक्टोज है, साल्ट इंड्यूस हाइपरटेंशन है। तो ये जो स्ट्रेप्टोजोटोसिन और एलेक्सोन था ये तो बेसिकली एक ही एक्शन पे काम करता था, एक ही उसका था कि वो बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करता है। एंटी हाइपरटेंसिव स्टडीज के अंदर CDCl2, फ्रुक्टोज, डोकासाल्ट, क्योंकि हाइपरटेंशन के बहुत सारे कॉज हैं तो उनके लिए CDCl2 रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे काम करता है। फ्रुक्टोज और डोकासाल्ट ये साल्ट इंड्यूस हाइपरटेंशन, तो इनका मोड ऑफ एक्शन अलग अलग है। मोड ऑफ एक्शन अलग अलग है तो हमारा
चॉइस ऑफ टेस्ट सैंपल और चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड भी चेंज हो जाता है। बेसिकली दोनों ब्लड प्रेशर को राइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले कैडमियम क्लोराइड देते हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। फ्रुक्टोज एज ए डाइट में, डोका साल्ट एज ए डाइट में जाता है, ड्रिंकिंग वाटर में जाता है। हाई फ्रुक्टोज डाइट ड्रिंकिंग वाटर और फूड में जाएगा। इसके बाद में 15 दिन देने के बाद में, 15 डेज देने के बाद में उसका बीपी रेड का नॉन इन्वेजिव रेड टेल कफ ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एक एपेरेटस होता है। नॉन इन्वेजिव रेड टेल कफ ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एपेरेटस, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम रेड का टेल पे कफ बांध के, उसका टेल पे कफ लगता है, कफ लेके तो बांध के उसका रेड का ब्लड प्रेशर बीपी देखते हैं। इनिशियली CDCl2 फ्रुक्टोज डोकासाल्ट देने से पहले कितना था, उसके बाद में जब हमारा इंड्यूस हुआ तो कितना है, मिड ऑफ ट्रीटमेंट और एंड ऑफ ट्रीटमेंट, और कंपेयर करते हैं एज ए स्टैंडर्ड से और नेगेटिव कंट्रोल से। और बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे मसल रिलैक्सेंट है, उसके लिए रोटारोड इंस्ट्रूमेंट है। एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो उस पर रॉड लगी होती है, उस पर रेड को रख देते हैं और वो मसल स्ट्रेंथ देखने के लिए कि कितनी देर उसको ग्रिप करके बैठता है। CNS के लिए लाइट एंड डार्क, ओपन फील्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन के लिए। वुंड हीलिंग एक्टिविटी हमें देखनी होती है तो एक वुंड क्रिएट करते हैं टेस्ट सैंपल का, नेगेटिव कंट्रोल का या फिर स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन करते हैं, और कितने दिन में वुंड हील हो रहा है, और स्किन की हिस्टोपैथोलॉजी एनालिसिस एंड ऑफ ट्रीटमेंट, स्किन की हिस्टोपैथोलॉजी एनालिसिस करने के बाद में वुंड हीलिंग की कौन कौन सी स्टेजेस उसके अंदर दिख रही है, न्यूट्रोफिल्स काउंट दिख रहे हैं, पॉलीमॉर्फिस न्यूक्लियोसाइड दिख रहे हैं, या फिर जो एपिथेलाइजेशन है वो कैसा दिख रहा है, वो माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन होता है। ये बहुत सारे एनिमल सभी डिजीज के लिए एफिकेसी स्टडीज के लिए एनिमल मॉडल्स हैं। सेफ्टी स्टडीज के लिए टॉक्सिकोलॉजी गाइडलाइंस है। ये हमारे सारे इन विवो टेक्निक्स हैं। इन विट्रो टेक्निक्स के लिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज के लिए DPPH है, फेरिक क्लोराइड है, NO है, या फिर केमिकल कॉन्स्टेंट का क्वांटिफिकेशन है जो कि एंटीऑक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंटी इन्फ्लामेटरीज के लिए इन विट्रो टेक्निक्स है, प्रोटीन डीनेचर है, या फिर इंटरलूकिन्स इनहिबिशंस हैं। तो ये कुछ एनिमल मॉडल्स हैं। कुछ इन विट्रो टेक्निक्स भी, इन विवो भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो कि हमें हमारी ड्रग की, किसी भी सब्सटेंस की सेफ्टी और एफिकेसी और कैसे वो काम कर रही है उसको साइंटिफिक वैलिडेट करने के लिए हम ये इन विवो इन विट्रो टेक्निक यूज करते हैं। यस मैम, मेरा चैप्टर ओवर हो गया मैम। Thank you so much, sir, for such a detailed information regarding this topic. The forum is now open for question and answer session. If any participant has any query regarding today's topic, please feel free to raise your question. Please write down your question in the chat box and you will be unmuted. Hello. Hello, I am Dr. Kore. यस, Can you hear me? हाँ बताइए। सर एक रिक्वेस्ट है, आपकी जो सब स्लाइड्स है ना, एक बार थोड़ा एक एक दो सेंटेंस बताइए और थोड़ा स्लाइड दिखा दीजिए ना जो आपने किए है वो, तो जरा हमारा कुछ मिस हो गया होगा तो रिपीट हो जाएगा। एंड थोड़ा हाँ इन विट्रो मॉडल्स एलोबरेट भी करेंगे थोड़े और तो चलेगा, बिकॉज दिस बेसिक्स वी नो
we can go for little more advanced. And if you can highlight something on gene expression or cell line or other things, that is, and some common cell lines for some common diseases like diabetes, tuberculosis, like that. If you know some cell lines, in मैम that मेरी also. पूरी एक्सपर्टीज जो है ना वो प्रीक्लिनिकल इन विवो स्टडीज पे Okay. है, एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन पे है। ठीक है, मुझे इन 11 साल विट्रो का का सर एक्सपीरियंस बता है। दीजिए, इन विट्रो का बता दीजिए, और आपकी स्लाइड्स है ना, एक दोबारा थोड़ी एक पूरी दिखा दीजिए। काफी स्लाइड्स हमने देखे ही नहीं है ना, तो एक बार पूरा, एक बार आपका जो छोटा सा है, एक 2-2 मिनट उसको दिखा के रैपिड रिवीजन कर लेंगे। मैम फर्स्ट सबसे पहले मैंने बताया ड्रग ड्रग टाइप ऑफ ड्रग्स क्या होती है, ड्रग का सोर्स ऑफ ड्रग क्या है। दिख रहा मूव है द मैम स्लाइड स्लाइड्स आपको? एंड टेल। ओके, नाउ यू मूव द स्लाइड्स एंड टेल। हाँ, फर्स्ट ड्रग। ड्रग क्या है? हाँ, ड्रग नेचुरल केमिकल सब्सटेंसेस, सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक दैट प्रोडक्ट्स इज हैं। ओके, दैट इज फाइन, फार्माकोलॉजी डेफिनेशंस यू नो दैट वेरी इज वेल, ओके। टॉक्सिकोलॉजी वेरी वेल। फर्स्ट ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज। ओके, Guidelines is important according to acute for acute toxicity study 425, 423 and 420। 420 अभी इतनी ज्यादा फॉलो होती नहीं है क्योंकि हर्बल ड्रग्स के लिए लीथल डोज इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो लीथल डोज जाती है बहुत हाई अगर टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं है तो। ओके, वैसे बेसिकली यूज की जाती है 423। नंबर ऑफ एनिमल भी कम होते हैं, सीपीएससी बोलता है कि नंबर ऑफ एनिमल कम होने चाहिए, तो 423 में एज ग्रुप कंटेनिंग 3 रैट्स ओके, 3। है ना, सिंगल डे देना है, 14 डेज तक ऑब्जर्व करना है। सब ओके, एक्यूट टॉक्सिक स्टडी के अंदर 28 डेज रिपीटेड डोज टॉक्सिक स्टडी है। 28 डेज तक फ्रीक्वेंसी में हमें टेस्ट सैंपल देना है, ईच ग्रुप कंटेनिंग 10 रेट, 5 मेल एंड 5 फीमेल। फर्स्ट ग्रुप जो है वो हमारा नेगेटिव कंट्रोल ग्रुप, सेकंड ग्रुप हमारा जो है वो थेरेपेटिक डोज का ग्रुप है, थर्ड ग्रुप हमारा थेरेपेटिक डोज इंटू 5x, और फोर्थ ग्रुप है हमारा थेरेपेटिक डोज 10x। यानी 10 टाइम तक देना है। 4 ग्रुप में जाना है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, हेमेटोलॉजी और बायोकेमिकल टेस्ट, हिस्टोपैथोलॉजी, वाइटल ऑर्गन्स की हमें देखनी है कि क्या सेलुलर चेंजेस, क्या बायोकेमिकल, क्या बिहेवियरल चेंजेस एनिमल में डोज को इंक्रीज करने से आ रहे हैं। क्रोनिक टॉक्सिक स्टडी मतलब 90 डेज की टॉक्सिक स्टडी है, 90 डेज तक कंटिन्यू। apart from behavioral study, some mucosal secretions or respiration, what exactly we have to observe in बिहेवियरल physiology? ऑब्जर्वेशंस में behavioral abnormalities, sleep lethargy, कोमा, म्यूकस सिक्रेशंस हो गए, आई इन्फ्लामेशन इरिटेशन है, आई का स्ट्रक्चर नॉर्मल है, स्किन फर नॉर्मल है, लेथार्जी, स्लीप, कोमा, मोटिलिटी, मोबिलिटी, बॉडी टेम्परेचर, फूड वाटर इनटेक, ये सारे इनकॉर्पोरेट होते हैं। ओके, ओके, मतलब पर डे कितना फूड लिया, वाटर कितना लिया, पर डे का बॉडी टेम्परेचर क्या है, और जितने भी सिक्रेशंस है, म्यूकस सिक्रेशन हो गया, लेथार्जी, स्लीप, कोमा, डायरिया, जितने भी, ये पूरा अकॉर्डिंग टू ओईसीडी गाइडलाइन, उसमें भी लिखा हुआ है गाइडलाइन में भी कि हमें क्या क्या देखना है। हेमेटोलॉजी एनालिसिस में सीबीसी पूरी कंप्लीट, ईएसआर एंड एलएफटी, आरएफटी, जो जो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन होती है, और हेमेटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी और वाइटल ऑर्गन्स। ओके, तो क्रोनिक टॉक्सिक स्टडी में 90 डेज की टॉक्सिक स्टडी है, 90 डेज तक रिपीटेशन में डोज देनी है, और उसके बाद में जो चेंजेस आ रहे हैं 90 डेज में बिहेवियर में, वो प्लस एंड ऑफ ट्रीटमेंट और मिड ऑफ ट्रीटमेंट ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, हेमेटोलॉजी और बायोकेमिकल, एंड एंड ऑफ ट्रीटमेंट हिस्टोपैथोलॉजी एनालिसिस। ओके, एफिकेसी स्टडीज, फर्स्ट तो हमारा सेफ्टी रिपोर्ट करने के लिए, सेकंड है हमारी ड्रग कितनी एफिकेसी है उसका मोड ऑफ एक्शन देखने के लिए। हमारा जो ड्रग है तो वो पेन इंड्यूस, वो थर्मल टेम्परेचर इंड्यूस पेन में काम कर रहा है, या फिर केमिकल इंड्यूस पेन में काम कर रहा है, या फिजिकल स्ट्रेस इंड्यूस पेन में काम कर रहा है, उसमें देखने के लिए वेरियस मॉडल हैं। पायरेक्सिया के लिए हम यीस्ट जो है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं, जिससे उसका फीवर टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो जाता है, रेक्टल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, और उससे हम क्या करते हैं, ये कंपेयर करते हैं, 18 घंटे बाद इंक्रीज हो जाएगा तो एक ग्रुप बनाएंगे, नेगेटिव कंट्रोल, टेस्ट ग्रुप और स्टैंडर्ड ग्रुप, और ये देने के बाद में हम देखते हैं कि हमारी ड्रग ने एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड ग्रुप या नेगेटिव कंट्रोल ग्रुप कितना टेम्परेचर को डिक्रीज किया।
इन्फ्लामेटरी में कैराजिनिन इंड्यूस पाइडिमा एक कॉमन मॉडल है। कैराजिनिन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो इन्फ्लामेशन इंड्यूस करता है। तो रेट के पाक के अंदर कैराजिनिन का इंजेक्शन लगाते हैं 0.1 ml और उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं, और हर आवर से जो हमने ग्रुप डिजाइन किया, नेगेटिव कंट्रोल, टेस्ट ग्रुप, स्टैंडर्ड ग्रुप, कितना पॉ के वॉल्यूम के अंदर कमी आई वो स्टैटिकली कंपेयर करते हैं। पीसीएम इंड्यूस CCl4 इंड्यूस हिपेरोटॉक्सिसिटी में सबसे पहले हम एक ऐसा केमिकल ड्रग सब्सटेंस दे रहे हैं जो टॉक्सिसिटी हिपेरोटॉक्सिसिटी इंड्यूस कर रहा है। वो इंड्यूस करने के बाद में जैसे फॉर एग्जांपल पीसीएम से पैरासीटामोल 1000 mg पर केजी अगर 7 डेज तक देंगे तो हेपेटिक सेल डैमेज होती है और हिपेरोटॉक्सिसिटी इंड्यूस होती है। वो होने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, जो हमारा हाइपोथेटिकली हाइपोथेसिस है कि हमारी ड्रग कितने दिन में काम करेगी, किस डोज में काम करेगी, उस देने के बाद में एंड ऑफ ट्रीटमेंट, चाहे वो 10 दिन का हो, चाहे वो 7 दिन का हो, चाहे 15 दिन का हो या 30 दिन का हो, वो एंड ऑफ ट्रीटमेंट ब्लड सैंपल आइसोलेट करते हैं वाया ऑर्बिटल पंचर, वाया कार्डिक पंचर। ब्लड सैंपल सेपरेट करेंगे, LFT लिपिड लीवर फंक्शन टेस्ट एनालिसिस करेंगे, और हिस्टोपैथोलॉजी लीवर को आइसोलेट करके हम हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ लीवर की सेल के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, पीवी, सीवी या दूसरे जो नेक्रोसिस इन्फ्लामेटरी सेल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम इसके अंदर देखते हैं। एंटी डायबिटिक, स्ट्रेप्टोजोटोसिन और अल्लोक्सोन 2 कॉमन बेसिक मॉडल हैं जो कि काम इसका मोड ऑफ एक्शन ये कैसे डायबिटीज इंड्यूस करते हैं, बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। सर आपने बताया ये कार्सिनोजेनिक है, तो हम उसको हमारी जो नॉर्मल हमारे जो क्या टाइप 2 डायबिटीज है जो ह्यूमन में, कार्सिनोजेनिक, हाँ के वो लिए एंटी कैंसर ड्रग है, हाँ यस में, हाँ तो कार्सिनोजेनिक से, हाँ तो उसके लिए ये मॉडल हमको इतना मुनासिब नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारे को टाइप 2 डीएम में टोटली डिस्ट्रक्शन नहीं होता है वो। नहीं मैम, उसके लिए बेटा उसके लिए इसका दूसरा मॉडल भी है ना मैम। इसमें क्या कौन सा? करते हैं ना मैम, नियोनाइटल रेट के अंदर स्ट्रेप्टोजोटोसिन और हाइफर डाइट देते हैं। हम्म नियोनाइटल रेट लेंगे 5 डेज के, हम्म तो स्ट्रेप्टोजोटोसिन देंगे और हाइफर डाइट देंगे 3 महीने के बाद में, हम्म आफ्टर 3 मंथ वो आपका मॉडल डेवलप होगा। सर पर इसके लिए एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, एंड अवर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट कांट अफोर्ड दिस 3 मंथ्स को उसको हाई फैट डाइट देने के लिए वो बोलते हैं 1 लाख रुपीज 2 लाख रुपीज आपको सिर्फ मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस आएगा। हाउ कैन स्टूडेंट अफोर्ड? So do we have any institute where our student, we have our private colleges and we have so enthusiastic students are there, but they want to work, but they don't have that laboratory, neither they have this facility to go ahead with the some subsidized things. So मैम है ना नेशनल can इंस्टीट्यूट you ऑफ suggest आयुर्वेद, something? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो जयपुर में है, वो हाँ, वहाँ एक वेल डेवलप्ड, वेल एस्टेब्लिश एनिमल हाउस है। but is it available for other यस institutes मैम, also? सभी के लिए If my अवेलेबल है। student, आप आपके इंस्टीट्यूट से आपको कोई भी प्रपोजल भेजिए, okay, है ना। thank you very much, sir. If this is so, I ये will सभी definitely go इंस्टीट्यूट for के it. लिए ओपन है। आप कोई भी इंस्टीट्यूशन यहाँ पर अपना अपनी स्टडी कर सकता है, बस नॉमिनल चार्जेस हैं जो हाँ, केमिकल्स के और जो एनिमल एक्सपेरिमेंट के बाहर के जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है उनसे तो बहुत okay. सस्ता है। Thank you very much for your kind information, sir. Thank you. सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, सारे इन विट्रो इन विवो बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल है। स्टूडेंट खुद आता है यहाँ पर, स्टूडेंट खुद एक्सपेरिमेंट अपना कंडक्ट करता है, सीखता भी है। Dr. Vishal Kumar, please unmute yourself and ask your query, sir. Dr. Vishal Kumar. हाँ बेटा। Dr. Geeta, please unmute yourself and ask your query. Dr. Geeta. Hello. Yes, Dr. Vishal. Good Yes. evening, sir. Dr. Vishal Kumar, PhD Scholar, All India Institute of Ayurveda. हाँ विशाल जी बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम न्यू ड्रग अगर डेवलप कर रहे हैं और उसका एक्यूट डर्मल टॉक्सिसिटी या क्रोनिक डर्मल टॉक्सिसिटी करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है और डोज
डोज कैसे डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलरली वुंड हीलिंग के लिए मुझे पूछना है कि डोज कैसे डिसाइड करेंगे, क्या मेथड रहेगा? देखिए जो लोकल एप्लीकेशन की डोज है ना, वो डिसाइडेड नहीं होती है। आप सोचा आपने एक वुंड क्रिएट कर दिया, वुंड क्रिएशन का मॉडल क्या है? आपने एक 8 mm का बायोप्सी पंच लिया, 10 mm का बायोप्सी पंच लिया, दो टाइप के वुंड क्रिएट होता है। एक तो अनइवन वुंड होगा। आपने क्या Yes. किया, आपने दो तरह के मॉडल हैं। आपने एक सीजर से इंसिजन एक्सीजन वुंड मॉडल सर में। इंसिजन एक्सीजन वुंड है, वो एक अलग चीज है। एक तो वुंड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के लिए, एपिथेलाइजेशन के लिए है यस सर। ना। मेन तो एपिथेलाइजेशन काम आता है। अब उसके अंदर एक तो अनइवन वुंड आपने ना, एक इवन वुंड, यानी आपने एक 8 mm से एक आपने 8 mm का बायोप्सी पंच से आपने, या 10 mm के बायोप्सी पंच से आपने वुंड क्रिएट कर दिया। अब जितना वो वुंड होगा उतनी उस सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग आप आपकी ड्रग लगाएंगे। ड्रग का ओके सर। कंसंट्रेशन वो आप डिसाइड करोगे, है ना, कि कितने कंसंट्रेशन में, क्योंकि आपकी पाउडर ड्रग होगी तो उसका डिसोल्यूशन बनाना पड़ेगा। अगर आपका ऑइंटमेंट है या फिर कोई ऑयल है या फिर कोई पहले से फॉर्मुलेटेड है, डेवलप फॉर्मूला है, तो आप तो वैसे लगाओगे जितना एज पर एरिया के अकॉर्डिंग तो आप करोगे ना। जी सर। तो लोकल एप्लीकेशन के अंदर जो एरिया होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारी डोज होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपको 1 ग्राम ही लगाना है। ओके, नेक्स्ट सर मेरा ये क्वेश्चन था, जो ड्रेसिंग चेंज का रहेगा पर्टिकुलरली, वो कितने दिन में चेंज करना चाहिए हमें? आप ड्रेसिंग क्यों करते हो? सपोज दैट मैं क्वाथ लगा रहा हूँ सर, हाँ, तो मुझे वहां और एक में कोई पैच लगा रहा हूँ, सपोज दैट सेकंड जो है कंपैरिजन है पैच के साथ उसी ड्रग के, तो तो डेली होना मैं चाहिए कैसे? फिर। हेलो, डेली होना चाहिए, डेली। डेली पैच चेंज हो जाएगा सर? डेली वहां से उखाड़ क्यों नहीं के होता? तो? जब डेली ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है जी सर। ना, डेली उसका ऑब्जर्वेशंस होते हैं। जब आप, हम तो हर अल्टरनेटिव वुंड एपिथेलाइजेशन का ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि कितना एरिया गया, जी मतलब सर। वर्नियर, डिजिटल वर्नियर कैलिपर से देखते हैं कि एरिया क्या है अब। जी क्योंकि सर। क्योंकि रेड का क्या है ना, 14 डेज में तो अगर आप कुछ भी नहीं लगाएंगे तो भी एपिथेलाइजेशन हो जाएगा, पूरा वुंड हील हो जाएगा। ओके सर। तो आपको ऑप्टिमम रिजल्ट के लिए कि आपका कौन से दिन, कौन कौन से दिन क्या क्या आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, फर्स्ट 0 डे क्या था, सेकंड डे क्या था, 4 डे क्या था, या तो आप ये भी कर सकते हैं, हर अल्टरनेट डे कर सकते हैं। लेकिन डेली भी अगर पैचेस चेंज हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब डेली, जब थेरापेटिक सब्सटेंस डेली लगता ही है ना। जी सर। या आप अगर ये जस्टिफाई करना चाहते हैं कि आप एक पैच लगा लो आपका विंडो हो जाएगा, 7 दिन में एक पैच लगाओ, तो वो एक आपकी इंडिविजुअल हाइपोथेसिस है। ओके सर। देखिए डोज फ्रीक्वेंसी वो मॉडल पे बेस्ड नहीं होती, डोज फ्रीक्वेंसी आपकी ड्रग और आपके हाइपोथेसिस पे बेस्ड होती है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। Dr. Geeta, I sent you the unmute request again. Dr. Geeta, please unmute yourself and ask your query. हेलो, हाँ गीता जी बोलिए। नमस्ते सर। हेलो, नमस्कार सर। आप हैं? हेलो सर, मेरा ये डाउट था कि आपने बताया अभी कि एक्यूट स्टडी में हम सिर्फ फीमेल्स लेते हैं, जबकि नहीं नहीं, सब ऐसा एक्यूट नहीं है। स्टडी में फीमेल लेते हैं, फीमेल प्रिफरेबली फीमेल, यानी प्रेफर करते हैं फीमेल को, क्योंकि फीमेल मोर सेंसिटिव होती है मेल की कंपैरिजन में। अच्छा, इसलिए मतलब तो ऐसा सर नहीं है कि आप ऐसा मेल नहीं ले सिर्फ सकते। एक्यूट, क्या? अच्छा सर ऐसा सिर्फ एक्यूट में ही करेंगे, जैसे सब एक्यूट में आपने बताया कि सब एक्यूट में इक्वल लिखा हुआ लेंगे। है 5 मेल 5 फीमेल, हाँ, क्योंकि और एक्यूट, एक्यूट में जी क्या जी है ना, आप सर, सिंगल डोज दे रहे हो, सिर्फ एक डोज दे रहे हो, तो आप, जी सर, है ना, फीमेल मोर सेंसिटिव है, तो आप हाई रिस्क दे रहे हो कि हाँ फीमेल की मोटिलिटी के चांसेस ज्यादा है, फीमेल पे टॉक्सिक रिएक्शन के ज्यादा चांसेस है। इसलिए उन्होंने सीपीएससी गाइडलाइन, इसने ओईसीडी गाइडलाइन ने या ये ड्राफ्ट लिखा है कि हाँ अगर हो सके तो आप फीमेल लीजिए। अच्छा ठीक है। और वो अब सब मोस्ट एक्यूट में
आप मोर रिस्क फैक्टर देख रहे हो ना कि हाँ कि सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर क्या होगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। दोनों ही जेंडर्स को लोगे, मेल फीमेल। और एक्यूट के अंदर मैक्सिमम डोज नॉर्मली 2000 mg पर केजी है, सब एक्यूट में 1000 mg पर केजी है। मतलब एक्यूट के अंदर क्या आप हाई डोज दे रहे हो, हाई डोज। हाई डोज मतलब 2000 mg पर केजी, मतलब ह्यूमन डोज हो गए 19 ग्राम के आसपास। कोई भी थेरापेटिक सब्सटेंस पेशेंट्स को आप 19 ग्राम दे रहे हो, तब जाके एनिमल में वो आएगी, नहीं 22 ग्राम के आसपास, 22 ग्राम के आसपास। और आप जब एनिमल में दे रहे हो वो जा रही है 2000 mg पर केजी। तो आप हाई डोज पे मोस्ट सेंसिटिव एनिमल स्पीसीज को आप देखना चाह रहे हो। इसलिए गाइडलाइन ने बोला है कि आपको फीमेल अगर हो, अवेलेबल हो, प्रेफरेबली फीमेल, नहीं तो मेल भी ले सकते हैं, लेकिन प्रेफर करें फीमेल को। ओके Dr. Dharmen Kumar Pandey. The last query from today's session is Dr. Dharmen Kumar Pandey. Please unmute yourself. नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर, जैसे मान लीजिए मैं जो है किसी इंस्टीट्यूट से अभी नहीं जुड़ा हुआ हूँ, और मैं अगर चाहूँ कि मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है और एनआईए में आके या आपके साथ मिलके उस प्रोजेक्ट पे काम किया जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा सर? देखिए, आप एक प्रोजेक्ट मूव करते हैं यहाँ पर हमारे डायरेक्टर वीसी सर को, जी सर। है ना। तो अब प्रोजेक्ट क्या, सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। जी सर। या तो अगर आपके पास में कोई बढ़िया प्रपोजल है तो हमारे वीसी सर को शेयर करेंगे, और सोर्स ऑफ फंडिंग वो उन पर डिसाइड करता है कि वो ईएमआर आईएमआर प्रोजेक्ट में किस में जाएगा। अगर सोर्स ऑफ फंडिंग आपकी है तो ये तो एक है ना कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर हमारे स्टूडेंट भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, बाहर से आके स्टूडेंट भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। फंडिंग हमारे स्टूडेंट की भी लगती है एक्सपेंडिचर, और बाहर के स्टूडेंट्स की भी लगती है। जी अब सर। आप किस टर्म्स पे काम करना चाहोगे, क्योंकि आपका ड्रग रिसर्च है, ड्रग रिसर्च का आउटकम भी आता है। आउटकम मीन्स इन द सेंस हो सकता है आपका ड्रग हाईली थेरापेटिक एक्टिव कंपोनेंट हो, तो आगे जाकर आप पेटेंट भी लगाओगे उसके लिए, जी सर। है ना। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि सोर्स ऑफ फंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट। कि अगर आपकी सोर्स ऑफ फंडिंग है तो आप प्रपोजल मूव कीजिए, प्रपोजल आप भेजिए, हम यहाँ आपको टेस्ट करके देंगे, आप खुद भी आइए, आपका टेस्ट के अंदर आप हेल्प कीजिए, मतलब जो कंट्रीब्यूशन आपको करना है वो कीजिए, सीखिए। अगर आप मतलब जी सर। हाँ, अगर आप सोर्स ऑफ फंडिंग यहाँ की यूज करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए एक स्पेसिफिक पैटर्न है, वो प्रोजेक्ट्स जी के सर। अंदर जाएगा। प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रिंसिपल को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स बनेंगे, वो एक अलग पैटर्न है। वो तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यहाँ काम करना चाहते हैं। नहीं सर, अगर सोर्स ऑफ फंडिंग को हटा दिया जाए, अगर उसको हम पर्सनली उसको मैनेज करें, तो क्या एनआईए में आके हम अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं कर आप सकते लोग? हैं, क्यों नहीं कर सकते। जी सर। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा सर, हम्म, क्षमा कीजिएगा। अभी जैसे एक सर थे, वो ड्रेसिंग चेंज के लिए बात कर रहे थे। हाँ तो अब मेरे को तो जो है काम किए हुए काफी दिन हो गया। कुछ दिन पहले, तकरीबन 10 साल पहले, मैंने भी वुंड क्रिएट किया था और वुंड हीलिंग पे काम किया था। सुश्रुत में एक रेफरेंस है सर, उसको यूज किया जा सकता है। वो काल ऋतु के अनुसार ब्लड का जो है, जो पट्टी बदलने का एक क्रम है, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में अलग, और जाड़े के ऋतुओं में अलग है। मैं भूल गया हूँ सर रेफरेंस क्या है। सर, एक चीज मुझे बताइए कि हम ड्रेसिंग चेंज करते क्यों हैं, ताकि कंटामिनेशन ना हो ना, जी सर। जी सर। मेन ना। जी सर। हम जब लेबोरेटरी में काम करते हैं जी सर। तो उसकी उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर स्टेबिलिटी, जी सर। एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, जी फ्री सर। फ्रॉम पैथोजेंस। जी सर। जब हम बात कर रहे हैं, जिस हम एटमोस्फेयर में बात कर रहे हैं कि वहां पैथोजन नहीं है, जी सर। तो कंटामिनेशन के चांसेस भी नहीं होते। और ड्रेसिंग की बात करूं, जैसे मैंने कम से कम मान के चलिए कि 25 से 30 वुंडलिंग एक्टिविटी की होगी, जी सर। शोधित फ्रंट पे भी की है, वुंड के ऊपर पैथोजन लगा के भी की है, जी नॉन सर। कंटामिनेटेड और कंटामिनेटेड वुंड दोनों पे की है जी सर। ना। तो एनिमल के ऊपर जो है वो ड्रेसिंग, मतलब हम क्या करते हैं, वुंड क्रिएट करते हैं, ड्रग कंडीशन में छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है जी वो फ्री फ्रॉम
जी सर। आप जानते हैं आईबीसी केजेस के बारे में? जी सर। आईबीसी केजेस, जब आपने आईबीसी काम, के हाँ जब आपने काम जी किया था तो ट्रेडिशनल व्हाइट जी कलर के केजेस हुआ करते थे। जी सर। जी सर, केजेस के बारे में जानता हूँ। जी सर, हाँ, उसमें हम वो लोग क्या ओपन होते हैं। जी सर। अब क्या है, अब थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया, अब होता है आईबीसी केजेस, इंडिविजुअल वेंटिलेटेड केजेस। ईच अच्छा। केजेस, हर केजेस के अंदर स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रहती है, जी सर। उस चीज कंटामिनेशन नहीं होता। तो जी खुला सर। भी छोड़ेंगे ना तो नहीं कोई सर, रिस्क उसमें नहीं, कोई जैसे कंटामिनेशन नहीं है। क्षमा चाहेंगे सर, जैसे हम लोग कोई भी ऊंड को जनरेट जब कर देते हैं तो सुश्रुत के हिसाब से वो है कि 1 सप्ताह तक, 1 सप्ताह के बाद जो है वो उसमें चेंजेज होते हैं और वो निज व्रण से आगंतुज व्रण में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हमने बेसिक बनाया था सर। अच्छा। और साथ में सर एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा सर आपके साथ, या जानना भी चाहूँगा। हाँ जैसे सर एनिमल्स पे हम लोग स्टडी करते हैं हाँ तो स्मॉल एनिमल सर बहुत सेंसिटिव होते हैं। हाँ, कौन व्यक्ति उनको चारा दे रहा है, कौन व्यक्ति को डेली हैंडलिंग कर रहा है, उसका भी बहुत असर पड़ता है उनके। उसका बहुत असर पड़ता है। एक्चुअली में बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज जो है ना, बिहेवियरल चेंजेस जो हैं, वो एनिमल्स के डेटा को हिमेटोलॉजिकल बायोकेमिकल डेटा के अंदर चेंजेस लाती है। हर तरह के पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं हैंडलिंग से। हैंडलिंग सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एक्सपेरिमेंटेशन में। जी सर। अगर प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हुई तो आपका डेटा भी प्रॉपर नहीं आएगा। बिल्कुल सर। और जब सर हमने काम वहाँ शुरू किया था तो मैं पहला स्टूडेंट था जिसने कभी एनिमल स्टडी को शुरुआत किया था सर। तो मैंने सर एक जैसे एनिमल जो कंज्यूम कर रहा है, जो हम खाना देते हैं स्मॉल एनिमल को, और उसका वेट गेन कितना हो रहा है, तो इसको भी मैंने जो है बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया था। जब भी हम लोग किसी एनिमल में कोई स्टडी करते हैं तो अगर उसको अच्छा लग रहा है तो उसका वेट जो है धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली एक सही दिशा में बढ़ता है और मॉर्टेलिटी कम होती है। ये मैं बस बताने के लिए शेयर कर दिया सर, बाकी ये कितना सही है आप ज़्यादा बेहतर नहीं, एकदम समझते हैं। सही है, सही कह रहे हैं। एनिमल की हैंडलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। वो अगर खुश रहेगा, आजकल तो एनिमल्स को एनिमल एनरिचमेंट डिवाइसेस भी आते हैं कि जिसके अंदर ही एनिमल के खेलने कूदने के लिए कुछ डिवाइसेस आते हैं। जब तक वो खेलेगा कूदेगा नहीं, मूवमेंट नहीं करेगा, खुश नहीं रहेगा, तब तक आउटपुट कैसे देगा? बिल्कुल सर। आजकल एक्सपेरिमेंट करने का तरीका ही अलग हो गया। जी जी सर। बाकी ये बहुत ज्ञानप्रद रहा सर। मैं देखूंगा कभी सर, उधर जयपुर आना होगा तो मैं नहीं, व्यक्तिगत रूप जरूर से। आप है ना, यही यहाँ पर बड़ी फैसिलिटी है। प्री क्लिनिकल ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट यूनिट, एनिमल एक्सपेरिमेंट, कुछ इन विट्रो मॉडल्स भी हम यहाँ पर करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है और बायोएसेज हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरीज के भी मॉडल्स अवेलेबल है, साइटोकिनिन्स, इंटरल्यूकिन्स के। जी सर। तो अगर कोई और भी स्टडी करना चाहता है यहाँ पर तो सबके लिए खुला है। बस एक प्रपोजल का एक पैटर्न है जी कि आप सर। कैसे मूव करेंगे। और सर मैं सर एक एक बात और कह देता हूँ सर जल्दी से। जैसे सर हमारे आयुर्वेद में क्या है, हर बीमारियों के अलग अलग विशिष्ट निदान कहे गए हैं। हम्म, तो इसमें जैसे आप जो स्लाइड दिखा रहे थे सर, उसमें बहुत सारी मॉडर्न चीज़ें हैं जिनसे हम स्पेसिफिक ऑर्गेन को हिट कर रहे हैं और फिर किसी दवा की इफिकेसी को चेक कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जो आयुर्वेद के ग्रंथों में निदान कहे गए हैं, उन विशिष्ट निदानों से हम किसी विशेष व्याधि की अवस्था को क्रिएट करें और फिर किसी दवा की क्या इफिकेसी होती है, तो इससे पूरा कॉन्सेप्ट ही एनिमल पे जज हो जाएगा सर। मुझे ऐसा लग रहा है सर, बाकी आप। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसे बहुत सारे मॉडल्स भी ऐसा नहीं है। जैसे हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की। जी अब सर। हाइपरटेंशन में क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स है हाइपरटेंशन को इंड्यूस करने के लिए। जी सर। तो बहुत सारे मॉडल्स डेवलप हो चुके हैं। एक मॉडल में क्या है ना, एनिमल एक्सपेरिमेंट मॉडल, इट शुड बी वैलिडेटेड एंड कैलिब्रेटेड, है ना। मतलब उस पर बहुत सारी रिसर्चेस होने के बाद में वो वैलिडेट होता है। जी तो सर। बहुत सारे ऐसे जनरेट हो रहे हैं जो हमारा एक मोड ऑफ एक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहेंगे, कुछ बहुत सारे मल्टीपल मॉडल्स पे ज्वर की करें बात। ज्वर एक ये बात नहीं है कि एक सिंपल एक फिनोमिना है जिसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है।
बहुत जी सारे सर। मल्टीपल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं साथ में, लिथार्जी भी इन्वॉल्व है ना, जी सर। बॉडी एक भी इन्वॉल्व है। तो जड़ ज्वर जो टर्म है उसके साथ में जो एसोसिएट डिजीज है उनके साथ जी में एसोसिएट मॉडल्स भी होने चाहिए, अभी डेवलप हो रहे हैं। देखिए ये जो जो वैलिडेशन है हम कर क्या रहे हैं, हमें पता है संजीवनी बूटी बुखार में कर रही है काम, हम जी सर। एक साइंटिफिक वैलिडेशन कर रहे हैं, हमारे डेटा को जनरेट कर रहे हैं। जी मोड ऑफ सर। एक्शन डेवलप, और जो मोड ऑफ एक्शन अननोन ड्रग है, अननोन ड्रग हमारी क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, उसके लिए जी ऐसा नहीं है ये जो मॉडल्स हैं जितने भी पहले से डेवलप्ड हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट है। वो हमारे लिए अभी सफिशिएंट नहीं है, अभी एनिमल एक्सपेरिमेंट के ऊपर, सेल लाइन्स के ऊपर, इन विट्रो मॉडल्स के ऊपर अभी 10-12 साल में तो काम होने लगा है। जी ये सर। सारे मॉडल्स ने किन्होंने जनरेट किया, मॉडर्न ड्रग्स वालों ने जनरेट किए, जी सर। है ना, उन्होंने जनरेट किए अपने अकॉर्डिंग। जी सर। अभी अपन क्या कर रहे हैं, अपने पास में जो मॉडल अवेलेबल है, जो चीजें अवेलेबल है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, साथ में अपना और एड ऑन कर रहे हैं। जी सर। अभी एड ऑन प्रोसेस चालू है। बहुत सारे मॉडल्स जो हर्बल ड्रग के जो जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसके अनुसार भी बन रहे हैं, लेकिन उसके वैलिडेशन प्रोसेस में अभी लगेगा टाइम। जी सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। I hope I all think the queries will be answered. Now, Rashmi ma'am, please proceed for the next step. I think most of the queries have been solved. Our chairperson for today's session is Professor Shamsa ma'am. She's HOD of Department of Shalakya Tantra in NI Jaipur. She has 22 years of UG and PG teaching experience along with 25 years of clinical experience. She is the Vice President of the Association of Shalaki India and All India Association of Ophthalmology, Otorhinolaryngology and Dentistry. She has received many awards like in Maulana Abul Kalam Azad Award, Mahatma Gandhi Award, etc. I now request ma'am to share her views about today's session. Ma'am, please. Thank you, Dr. Rashmi. So today we had a very interesting session by Gaurav Bilwal sir. Yeah, the topic also was very interesting on various aspects of pharmacology and toxicology. So in 1 hour's lecture, it will be very difficult to understand the whole subject. So we need repeated classes. And sir has given us a basic idea about how we can do research through Ayurveda on various aspects. Our target is to conduct animal experimentation in those areas where we have a lacuna, and we can definitely try our Ayurvedic drugs on the assessing the different functions like the antipyretic, anti-inflammatory, anti-diabetic, anti-hypertensive action, etc. using drugs. So the field is very vast, and Ayurvedic researchers are very few in this regard. So we need to come up with more ideas in the long run. And many of the participants were very interested in doing this study. And definitely, we are very happy that NIA has a very nice animal lab, and it is open to all of those who are interested. And you can definitely join this lab and do your experiments. So there is some very minimal fee which is common to all the students. So definitely, if you come up with some projects, then you can also get some help from NIA. So in this way, it was a very nice subject. So I think sir has to in next few sessions. I mean, in other sessions, he can also take up the various aspects of in vitro, in vivo studies, etc. in detail, so that many of the participants were asking regarding this. So I think it's a 3 months lecture course in this, so you can give 1 or 2 classes to sir. And thank you very much for organizing this session. So I also thank our co-host, Dr. Rashmi, for conducting this program smoothly. And I also thank all the participants for listening to this session very interestingly, and of course asking many questions, and it was interactive sessions. So and I hope all of you have got vast information about or you have got some basic idea about this. So thank you. So we will join once again. Thank you.
Thank you so much, ma'am. We will now conclude this session. Thank you so much for your cooperation. Thank you. Thank you, Rashmi ma'am, for coordinating today's session. Now, from the Joint State Training Center of Rajasthan, we convey our sincere thanks to all the participants for their active participation and commitment for today's session. We heartily thank the guest speaker of the session, Dr. Gaurav Loyal sir, who kept participants engaged by a very informative lecture and amazing discussion round. We also thanks for chairing today's session, Dr. Professor Shashma ma'am, and sharing your experience and view about the session with the participant. Now this is the end of today's session. We again thanks to all of you. Thank you.